ये लिख लिया, नीचे चलो। एक बार ये दिखा देता हूँ, ठीक है? जो लोग बाय चांस से कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, हाँ बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अगर एक कर्व मुझे मालूम है और एक पॉइंट मुझे पी अल्फा कॉमा बीटा मुझे मालूम है, तो मैं वहां पे टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। बड़ा आसान तरीका था, डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था, m = tan थीटा dy/dx एट अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो है ना रे। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और तुम्हें अगर ये पॉइंट पता है कहां से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। इसका मतलब तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। तो इसके ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। हर समय दो चीज तुम्हें चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए, स्लोप और पोजीशन। इस वाले में तुम्हें स्लोप पता है, स्लोप नहीं पता है, पोजीशन पता है। स्लोप पता करने के लिए तुमने डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुटअप किया, स्लोप आ गया, पोजीशन आ गया, y माइनस इस वाले में डाल दो, यू विल गेट द आंसर। बाकी उन्हें लिख लिया? सर रुक जाओ। सर स्लोप -1/3 होना चाहिए क्या? गलती क्या क्या? तो x थैंक्स, y कितना है, स्लोप कितना होगा? 2 - 1/-3 -1/3 थैंक्स, -1/3 आगे चलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बोल देना। हाँ अनिर्बाण, सर डन। चलो डन, तो मैं भी डन करता हूँ। चलो, द कर्व 3y² = twice ax² plus 6b passes through the point P3, -1 and the gradient का मतलब of the curve slope होता है at P is -1. Find A and B. सम एक बार लिख लोगे? 15 सेकंड देता हूं। निकलो आगे। यस सर। यस सर। चलो, क्या कह रहा है? एक कर्व है, क्या हो रहा है? वो कहीं से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? इस पॉइंट से। ये तो अंग्रेजी है, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हो? Satisfies. तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि P3, 1 लाइज ऑन, ये तो अंग्रेजी हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसका मैथमेटिक्स ये होगा कि ये पॉइंट इसे क्या करेगा?
सेटिस्फाइज करेगा। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट 3 इज इक्वल टू 6a प्लस 6b। एक पहला कंडीशन आ गया। और एक कंडीशन कहाँ से आएगा? क्या कुछ दिया हुआ है? tan थीटा dy है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप दिया हुआ है। तो कर्व अगर तुम्हें पता ही है तो स्लोप कैसे निकालोगे? कर्व अगर तुम्हें पता है कि कर्व तुम्हारे पास ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 6b है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो पहले विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 3 2 जा 6y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 2 2 जा 4ax। तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू क्या? ट्वाइस ax डिवाइडेड बाय कितना? 3y। तो नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कहाँ पे पूछ रहा है? दिया ही हुआ है एट, इसी पॉइंट में पूछा है ना। इसी पॉइंट में तो -1 है, p3, -1 at p3, -1 is equal to -1। तो दिस इज नथिंग बट dy by dx at 3, -1 is equal to -1। तो ये अगर इसमें डाल दूं तो ये 6a डिवाइडेड बाय -3 is equal to -1, मतलब ट्वाइस a is equal to 1। तो अब ये 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो a और b निकलेगा या नहीं? छोड़ दूं ना? यस सर, यस। 1 और 2 से a का वैल्यू और b, ये तो निकल ही गया, b निकल जाए। किसी को लिखना है तो लिख। सर वो लाइन नंबर 14 वाला, सर लाइन नंबर 8 वाला एक बार समझ दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में इसका मतलब क्या हुआ? कर्व क्या ये नहीं बता रहा है कि ये कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 6b। ये पॉइंट P दिया हुआ है तुम्हें -3, -1। तो तुमने जब अगर ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसका मतलब है ये इस कर्व को क्या करेगा? ये समझ में आया निर्वाण? हाँ सर। और अगर स्लोप निकालना है तो dy बाय dx निकालूंगा कौन से पॉइंट में? 3, -1 इज इक्वल टू -1। ये समझ में आया? यस सर। तो हो गया, दोनों को यूज किया। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए? dy बाय dx। dy बाय dx के लिए क्या करूंगा? इस वाले को क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। लिखना है तो लिख लो, और कहीं डाउट है तो। सर shouldn't it be 18a? कौन सा बोलो? सर फर्स्ट में 90 वो 18। थैंक्स। ये वाला कितना होगा? 18a प्लस 6। आगे निकलूं? यस सर। नीचे बाकी है। छोटा सा टॉपिक है रे, कहीं डाउट है तो मुझे बोल देना। छोटा सा टॉपिक। आगे निकलूं? यस सर। हाँ सर। चलो, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप का रिलेशन था m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं m1 m1 into -1 by m। मतलब ये अगर x एक्सिस और y एक्सिस से पैरेलल नहीं है, मगर अगर x एक्सिस y एक्सिस से पैरेलल है तब अगर एक 0 होगा तो दूसरा 1/0 तब भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है? 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 0 डिग्री और स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है? 1090। 1/0। तो 1090 को तुम नॉट डिफाइन नहीं लिखना है, हाँ, Not यहाँ पे defined। 1/0।
वरना एनीथिंग फाइनाइट डिवाइडेड बाय 0 बोल सकते हो। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, दो लाइन परपेंडिकुलर है या तो ये होगा या तो ये भी हो सकता है कि एक 0 दूसरा 1/0 हो। तीसरा, अगर ये फॉर्म दिया रहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो तुम डायरेक्टली जानते हो कि इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन m होता है। तो अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो इसे तुम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी। और अगर अब तुम कंपेयर करोगे तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर ये फॉर्म में दिया है तब इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी, जिसे हम लोग क्या याद रखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या, कोफिशिएंट ऑफ। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड लेवल का एकदम आसान टॉपिक है। मैक्सिमम नवंबर में तो तुम लोग के स्कूल के एग्जामिनेशन के मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आएगा तो इंटीग्रेशन तक आएगा। आगे चलूं? यस सर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जिसमें अनिर्बाण को डाउट हुआ था। मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार इसे लगाऊंगा कि पी अल्फा बीटा अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई करता है, अगर तुम कभी मानते हो तो इसका मतलब ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। मतलब बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, इसे मैं डिफॉल्ट कंडीशन कहता हूँ। ठीक है, ये मैं कहता हूँ, ठीक है, कि तुमसे डिफॉल्ट कंडीशन। जब भी तुम मानोगे कि लेट पी अल्फा बीटा बी द पॉइंट ऑन लाइन, तुम जैसे ये बोलोगे तुम्हारे दिमाग में एक एल्गोरिथम आएगा कि एक डिफॉल्ट कंडीशन देता है बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि कईयों को एक थर्ड कंडीशन ढूंढने में बड़ा प्रॉब्लम होता है और वो यहां से आता है। चलो चलो आगे। प्रॉब्लम सर रुक जाइए, तो थोड़ा नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो ठीक, और 15 सेकंड स्पीड में लिख लो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। आगे। आगे चलूं? यस सर। Find the point on the curve at which
the tangent has the equation y is equal to x minus 11. सम लिख लो एक बार। तो वो 11x है ना? 11x. Find the point on the curve at which tangent has equation y is equal to x minus 11. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या? एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है क्या? y इज इक्वल टू क्या? x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। दूर में कहीं पे एक टेंजेंट है, सॉरी एक लाइन है, y का वैल्यू क्या है? x माइनस 11। इसके पैरेलल तुम्हें यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना है, ये कह रहा है। तो अगर मैं मान के चलूं कि ये पॉइंट p अल्फा कॉमा बीटा है, तो क्या मुझे क्या मालूम है? पॉइंट या स्लोप? अभी क्या मालूम है मुझे? ये रेड वाले लाइन का तुम्हें क्या मालूम है? पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। पॉइंट तो नहीं बता। अगर मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों में इक्वल क्या होगा? स्लोप। मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे दो चीज चाहिए ना, स्लोप। तो मुझे इसका स्लोप तो मालूम है कितना है, 1 इसलिए इसका भी स्लोप कितना होगा? 1। ठीक है, तो बस अब इसे मैथमेटिकली चेंज करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट पी अल्फा बीटा बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब जहां स्लोप बनना है ऑन द कर्व। ऑन द कर्व जैसे तुमने बोला तो तुम्हें एक डिफॉल्ट कंडीशन मिलेगा +5। तो अगर मैं इसको नंबर 1 मान लेता हूं तो डिफरेंशिएट कर देता हूं। पहले स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है तुम्हें? हाँ, कितना? 1, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। ओ स्कूल में लिखना होगा रे यहाँ पे ऊपर, हाँ गिवन लाइन लिखना होगा ये। हाँ गिवन लाइन क्या है? y इक्वल टू x माइनस 11। therefore slope of line is equal to 1। ठीक, तो अगर mt is equal to 1 है तो इसका मतलब ये dy बाय dx कौन से पॉइंट में? अल्फा कॉमा बीटा में 1 है, तो इसका मतलब थ्राइस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अल्फा का 2 वैल्यू आ गया। अब बीटा कहाँ से निकले, कोई बोलेगा? डिफॉल्ट कंडीशन से बीटा इक्वल्स बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या होगा? p अल्फा बीटा लाइज ऑन y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ तब? बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस 11 अल्फा प्लस 5। अब यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 2 डालोगे तो बीटा का वैल्यू निकालोगे, तो अल्फा अगर 2 डालोगे तो बीटा -9 आता है। तो पॉइंट तुम्हारे पास आएगा 2, -9। अगर अल्फा -2 निकालोगे, मैं सॉल्व एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। बीटा इज इक्वल टू 19 अननेसेसरी। तो और एक पॉइंट भी तुम्हारे पास निकला, ये निकला -2, -19, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वो तो तुम डाल भी सकते हो। तो हैंस ये तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे। खेला खत्म हो गया। कहीं डाउट है तो बोलोगे, नहीं है तो लिखोगे। डाउट होना स्वाभाविक है। और सर 2 पॉइंट कैसे मिला? आपने डायग्राम में एक बनाने से क्या लाता है? रियल, इसका मतलब है कि रियल कर्व ऐसा हो सकता है। क्या पता रियल कर्व ऐसा है। तब जब तुम ऐसा दोगे तो तुम देख रहे हो ऐसा दो पॉइंट्स तुम्हें मिलेगा जो लाइन। ठीक, इसलिए दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। 2, 3, 4 कितना भी मिल सकता है। ठीक है, बोलोगे तो थोड़ा ऊपर लेके जाओ। सर हाँ बोल। सर क्वेश्चन में तो टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, तो हमें उसको लाइन का इक्वेशन भी तो पूछना विच है वो टेंजेंट का इक्वेशन दिया है क्या? हाँ, मैं भी बेवकूफ जैसा। ठीक है चलो।
डायग्राम ये नहीं, टेंजेंट का इक्वेशन दिया, y इक्वल टू x माइनस r, गिवन लाइन नहीं है, गिवन टेंजेंट है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। नहीं, मैंने गलत लिखा, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा, मुझे लग रहा है, वेट अ मिनट, नहीं सही, एट विच द टेंजेंट, मतलब इसका मतलब कर्व ऐसा नहीं है, तब कर्व ऐसा है। ये कर्व मतलब एक लाइन दो जगह में टेंजेंट हो सकता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलो आगे। यस सर। सर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, सर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में बीच जगह एक पैरेलल एक वाला बार भी और करवा बता देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, पैरेलल वाला एक करवा देता हूँ, ठीक है वो चलो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा वो मेरी गलती के कारण। चलो क्वेश्चन मुझे लगा पहले से, मेरे दिमाग में प्रेशराइज था कि ये वो वाला क्वेश्चन है, इसीलिए चलो। फाइंड द इक्वेशन, मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve x square plus 5y equal to 3, which is parallel to tangent y minus 4x plus 5 equal to 0. Solution. सम को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो टेंजेंट वाला भी एक सम करवा देना, पैरेलल वाला। तो एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, ये एक लाइन है, ये लाइन है y माइनस 4, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये इसके पैरेलल है, इसका इक्वेशन चाहिए। ये पॉइंट P अल्फा बीटा क्या मुझे मालूम है, मुझे लाइन मालूम है, स्लोप मालूम है 4x माइनस 5, तो स्लोप ऑफ लाइन मुझे मालूम है माइनस। कह रहा है कि लाइन जो है वो पैरेलल टू टेंजेंट है, तो इसका मतलब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया। अब कर्व का इक्वेशन मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आई एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू समझ में आ रहा है ना। यस सर।
ठीक है। तो अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जब निकालोगे तो वो dy बाई dx होगा, मगर कौन से पॉइंट में? तुम जान रहे हो कहाँ पे निकाल रहे हो तुम? अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा में जब निकालोगे तो ये माइनस ट्वाइस अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें मालूम है नंबर 1 से, इज इक्वल टू 4 फ्रॉम 1। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा -6। तो बीटा कहाँ से आएगा नाउ? मुझे मालूम है पी अल्फा बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर्व। तो कर्व का इक्वेशन था मेरे पास, क्या था रे? y इज इक्वल टू 1/3 y इक्वल टू यस x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, यही लिखना है, x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस थ्राइस बीटा इज इक्वल टू 3, और अल्फा का वैल्यू -6 पता है तुम्हें, तो इससे बीटा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास, बीटा इज इक्वल टू -11। तो हेंस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आया? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तुम्हारे पास, उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। हाँ, जो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है इसे। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अल्फा पी अल्फा बीटा मिला, तो अल्फा मुझे मिल गया -6, बीटा मुझे मिल गया -11। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हें मालूम ही है 4, तो यहाँ से तुम क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस अल्फा। तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 6। खिला खत्म। आगे चलूं? वेट बोल देना। हो गया सर। ठीक है चलो। तो अब टेंजेंट फ्रॉम कभी कभी आउटसाइड पॉइंट भी बोला जाता है। अनिर्बाण आगे चलूं? यस सर। चलो, अब एक टाइप आता है कि तुम्हें कहा जाएगा टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। अब ऑन द नहीं, आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट, जब आउटसाइड पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब कैसा दिखेगा? मतलब अब क्या होगा कि ये पॉइंट तो अल्फा बीटा ही है, मगर साथ में एक पॉइंट ए दिया रहेगा जहां से टेंजेंट पास कर रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? ए किसको सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को या कर्व को?
एकदम बेसिक क्वेश्चन। Tangent है। बस हो गया, एल्गो जानते तो हो तो क्या प्रॉब्लम है। एल्गो ये हो गया कि टेंजेंट कि ए सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही एल्गोरिथम है। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट on the curve the tangents at which pass through origin। सम लिख लोगे? 20 सेकंड का टाइम देता हूं। चलूं आगे? यस सर। क्या पूछ रहा है? ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये टेंजेंट है, कह रहा है तुम वो पॉइंट पी अल्फा बीटा निकालो जहां से जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, ये ब्लू वाले का। तो ये ब्लू वाले का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, स्लोप और पॉइंट। दोनों ही अननोन है, मगर अल्फा बीटा लेने के कारण दोनों निकाला जा सकता है। तो कर्व मुझे मालूम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर मैं बोलूं तो dy बाय dx एट अल्फा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस 3। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अगर तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया और p अगर तुम्हें अल्फा बीटा पता है तो क्या तुम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p y माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस 3 x माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है ना? y माइनस बीटा Yes, इज sir. इक्वल टू स्लोप ऑफ Yes, द टेंजेंट x माइनस अल्फा। अब ये कहां से पास कर रहा है? तब ओरिजिन से 0 Origin. का नंबर हो गया कि ये नंबर 1 ले, ये कर्व को 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, और मुझे मालूम है कि ओरिजिन लाइज ऑन 2, लाइज ऑन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये तो अंग्रेजी है, इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई करेगा ना रे। तो Yes, sir. 0 माइनस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा प्लस 3 इंटू 0 माइनस अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस थाइस अल्फा, ये नंबर 3 हो गया। और एक कंडीशन कहां से आए? मैंने अभी तक वो कंडीशन लिखा नहीं है। और बाय डिफॉल्ट से सेटिस्फाई करता है, नहीं कि बाय डिफॉल्ट मुझे मालूम है पी अल्फा बीटा जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस थाइस अल्फा प्लस 4। ये नंबर 3 था, इसे नंबर 4 मान लेता हूं। तो 3 और 4 से तो कुछ समझ में आ रहा है मुझे। 3 और 4 से तो मुझे समझ में आ रहा है फ्रॉम 3 and 4 कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4। 3 अल्फा कैंसिल करो, 2 अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो क्या निकालना है? सर वही निकालना है, अल्फा और बीटा से। और पॉइंट ही निकालना है ना। तो हो तो गया था, अल्फा आ गया तो बीटा कहां से निकले? 4 से निकाल लो।
तो 4 इम्प्लाइज क्या, अगर अल्फा का वैल्यू 2 तो बीटा का वैल्यू भी 2 आ जा रहा है, 14 आ रहा है सर, 14 वो डाल सकते हो यार, 2 2 जा 4 3 जो है। हाँ, तो अगर अल्फा -2 तो बीटा का वैल्यू 2 2 जा 4, यहाँ से कुछ नहीं है, हाँ -6 + 4 कैंसिल होके -6 आ रहा है, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, 4 + 4 8, 8 - 6 2 आ रहा है। तो हेंस पॉइंट्स क्या क्या मिला, एक 2 के साथ 14 और एक क्या -2 के साथ। -2 सर 2 क्यों मिला, 2 इसलिए मिला क्योंकि जो इक्वेशन दिया है वो पैराबोला का इक्वेशन है और ओरिजिन जो है वो बाहर में कहीं लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो, ऐसा तुम्हें 2 टेंजेंट मिलेगा जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। एक पॉइंट होगा वो -2, और एक पॉइंट क्या होगा 2, 14। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे तक टेक योर टाइम, लंबा समय 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और चाहिएगा तो क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। आगे चलूं? यस सर। तो जैसे टेंजेंट देखा वैसा और एक चीज होता है, उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है अल्फा बीटा, यहाँ पे तुमने जो ये ब्लू वाला लाइन खींचा, ये ब्लू लाइन जो है ये टेंजेंट कहलाता है। इसी पी में अगर तुम ये लाइन खींच दोगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एमटी अगर एम लेते हो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा तब? -1/m, क्योंकि 90 डिग्री है। तो अब ये जब नॉर्मल हो, जब तुम टेंजेंट के टर्म में बात करोगे तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाता है।
मगर वही जब तुम नॉर्मल के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो तुम इसे पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी भी कहोगे। ध्यान से देखो, चाहे तुम टेंजेंसी का बात बोलो या नॉर्मलसी का बात बोलो, तुम्हें जो निकालना है वो लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसलिए ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन तो हम उस वक्त से निकाल ही रहे हैं, तो इसलिए इसका इक्वेशन तो तुम सब लोग जानते हो क्या है, y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना, x माइनस अल्फा। तो ये रेड वाले का इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें स्लोप पता ही चल गया तो इसलिए इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा तब, y माइनस बीटा, क्योंकि पास तो ये भी अल्फा बीटा से ही हो रहा है, इज इक्वल टू बस अब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू कितना, x माइनस अल्फा। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 होता है, या तो 0 1/0 वाला भी केस होता है, और अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1/0, नहीं तो वाइस वर्सा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में एक सम कराता हूं, उसके बाद जब तुम लोग को ये लिखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y इक्वल टू -4x² प्लस 6x प्लस 7 एट 1/2, 35/4 सॉल्यूशन। ये कर्व है, y इज इक्वल टू -5x² प्लस 7, ये पॉइंट P दिया हुआ है, 1/2 और 35/4 कह रहा है कि नॉर्मल का स्लोप निकालो। स्लोप निकालने से तो खेला खत्म ही हो जाएगा। तो लॉजिक तो वही है ना कि कर्व का इक्वेशन अगर तुम्हें पता है y इज इक्वल टू, तो टेंजेंट का ही स्लोप पहले निकाल लेता हूं। अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा, हाँ ना, Yes, sir. m1 Yes, m2 sir. इज इक्वल टू -1 करके। तो इसलिए सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखो, हाँ, -10x प्लस 6। तो हेंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लो पहले। तो मतलब कहाँ पे निकालोगे, किस पॉइंट में, P में निकालने बोल रहा है, तो ये 1/2, 35/4। तो अगर पुटअप करोगे तो ये -5 प्लस 6 1 हो गया। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P 1/2, 35/4, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1. -1, क्योंकि m1 m2 -1। तो अगर तुम्हें स्लोप ऑफ द नॉर्मल और is पॉइंट equal पता to ही चल -1. गया तो क्या तुम्हें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं पता चल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। तो ये हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस अल्फा, मतलब y माइनस 35/4 इज इक्वल टू -1 ऑफ कितना, x माइनस 1/2। खेला खत्म। किसी को लिख समझ में आया? तो अब किसी को डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिखो।
सुनने में आ रहा है अब? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। दिखाई नहीं दे रहा। लिख लिया था? तो थोड़ा सा था। लिख लो तो। दिख नहीं रहा सर। रुक जाएगा। आ गया क्या? देख, हाँ सर। आया सर, इसके। आ गया। हाँ। हाँ सर, हो गया। तो आगे चल रहा हूं, ठीक है? चलो, प्रॉब्लम। फाइंड इक्वेशन of normals to the curve y is equal to x cube plus twice x plus 6, which are parallel to the line 14y plus x plus 4 equal to 0. सॉल्यूशन एक बार लिखो तो। सेम क्वेश्चन। बस अब कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एक लाइन है और इसके पैरेलल एक नॉर्मल खींचना है। तो लाइन का इक्वेशन अगर 14y प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लाइन कह रहा है कि पहले इस फॉर्म में लिख ले इसको। तो इससे स्लोप ऑफ लाइन आ गया। स्लोप ऑफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द, तुझे क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है इस कर्व के ऊपर विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो इसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होगा तो इनका स्लोप सेम होगा। अब अगर स्लोप सेम होगा, अगर स्लोप ऑफ द लाइन ये है और नॉर्मल अगर पैरेलल टू लाइन है, तो इससे तुम किसका स्लोप निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो। कितना निकलेगा? -1/2। माइनस। मेरा कहना है क्योंकि आराम से टेंजेंट वाला ही खेल खेलो ना, नॉर्मल वाला क्यों खेल खेलोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तब? 14। कर्व इतना सुंदर है कि डायरेक्टली ही बोल सकते हो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या था? dy/dx कहाँ पे? एट अल्फा कॉमा बीटा कितना होगा? 14। और y का कर्व यहाँ पे दिया ही हुआ है, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। हाँ, एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 6। अगर ये कर्व का इक्वेशन है तो dy/dx कितना आ गया? 3x² प्लस 2। तो अल्फा बीटा में तब ये क्या हो जाएगा? 3α² प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या? आइडर 2 और अल्फा इक्वल टू। अब बीटा कहाँ से निकलेगा? तुम बोलोगे सर बार बार आप बोर कर रहे हो। डिफॉल्ट पी अल्फा बीटा क्या करेगा? इसको सेटिस्फाइज कर्व। तो अगर सेटिस्फाइज कर्व कहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कर्व का इक्वेशन ये है, तो इसलिए हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू क्या? अल्फा क्यूब प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस 6। तो इसका मतलब अगर अल्फा का वैल्यू 2 निकालोगे तो बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 18। और अगर अल्फा का वैल्यू -2 निकालोगे तो बीटा का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा -6। अब स्लोप ऑफ द क्या निकालना है, मगर ये ध्यान से देखना रे, निकालना क्या है?
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता है? वो तो पहले ही तुम्हें पता चल चुका है ना। पैरेलल दिया है तो पता ही है तो slope। पता ही है स्लोप। तो अगर स्लोप पता है तो खेला ही खत्म हो गया। तो यहाँ से तुम्हें पॉइंट पता चल गया कितना, 2,18, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो पता ही है कितना, -1/14। तो इसलिए इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखेगा, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा करके, किसी को डाउट है तो बोल देना। 18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x-2। सेम चीज फिर यहाँ पे भी कर लेना, mn -1/14 ही होगा, पॉइंट -2 -6 है। इक्वेशन तो तुम लोग लिखना जानते ही हो, क्यों बोर करूं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना। चलो आगे। थोड़ा सा ऐसे हो गया। चलो angle of intersection between two curves। दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये डेफिनेशन है। हाँ, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करता है तो श्योरली तुम ये क्या कर पाओगे कि तुम यहाँ पे सपोज ये दो कर्व है, एक ब्लैक वाला कर्व और एक ये रेड वाला कर्व है। तो रेड वाले कर्व में तुम रेड वाले का एक टेंजेंट खींच पाओगे, ये टेंजेंट है इसके ऊपर। ब्लैक वाले में तुम ब्लैक वाले के ऊपर टेंजेंट खींच पाओगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसे हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स कहते हैं। द एंगल ऑफ intersection of two curves is, ये definition है, is defined as the angle between the tangents to the two curves at their point of intersection। इसे लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो टेंजेंट खींचोगे उसके बीच, ये नहीं कि जहां मन में आया वहां पे खींच दिए
और उसके बीच का एंगल बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो टेंजेंट खींचे जाएगा उसके बीच का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जितना होगा सब जगह में, मतलब सर वो वाला क्या लिखा है, बिटवीन द टेंजेंट्स टू द, to between the tangents to the two curves at their point of intersection. ओके सर। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. तो एल्गोरिथम ही है, तुम्हें सब देखो, नॉर्मली 99% टाइम में जब तुमसे पूछा जाएगा एल्गोरिथम इसका होता है, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, देन फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक बार जब ये निकाल लोगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय कितना 1 प्लस m1 m2। तो ये क्योंकि अरे ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था ना, अगर ये स्लोप m1 है ये स्लोप m2 है तो इसके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये था। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये एल्गोरिथम ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा, या एक सम कराता हूँ फिर लिखो, क्या वो ज्यादा बेटर है, रुक जा पहले मुझे एक सम कराने दो। प्रॉब्लम, फाइंड angle of intersection between y square equal to 4x and x square is equal to 4y। ये दोनों जाना पहचाना कर्व है हमारा, दोनों पैराबोला है, एक पैराबोला ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक पैराबोला ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, दोनों को सॉल्व करके। पहला कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है चलो, और दूसरा कर्व क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब सॉल्व करने के लिए यहां से x का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 4, ये नंबर 3 ले लो और ये x का वैल्यू इसमें डाल दो, तो फ्रॉम 2 and 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के बदले x के बदले अगर वैल्यू डालोगे तो y स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो मतलब y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64y। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, जब एक y कैंसिल करोगे तो याद रखना रे ये y क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी होगा, ये मत भूलना, y 0 पॉसिबल है। जब तुम एक y कैंसिल करोगे, या तो तुम इसे ऐसा लिखो, और मैं कैंसिल ही करना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम लोग ये भूल एग्जामिनेशन में करते हो, तो इससे दो पॉसिबिलिटी आएगा, इधर y इज इक्वल टू 0, नहीं तो कितना y क्यूब इज इक्वल टू 64, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। अब y 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा, नंबर 3 से, फ्रॉम 3, 0. अगर y 0 तो x भी 0 और y 4 तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 16 बाय 4। तो इसका मतलब तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या क्या निकला, दो निकला, एक निकला 0,0 और एक निकला 4,4, जो हमारे डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। एक पॉइंट तुम्हारा निकला 0,0 और एक पॉइंट निकला 4,4। तो अब तुम्हें दोनों पॉइंट में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो उसके लिए dy बाय dx चाहिए होगा। तो अब तुम क्या करोगे, सेकंड पार्ट में जाओगे, सेकंड पार्ट जो होता है वहां पे स्लोप और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक साथ ही निकाल लूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दो कर्व दिया हुआ था, पहला कर्व क्या था, पहला कर्व अपना था, मुझे देख लेना एक बार, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और सेकंड कर्व क्या था तब
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ट्वाइस y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4। इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, 2/y। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिला, ट्वाइस x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dy बाय dx, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू क्या, x/2। अगर मैं इसको ना, अच्छा अब मुझे स्लोप कहाँ पे निकालना है, एट a 0,0 में निकालो। तो m1 कैसा दिखेगा, यहाँ पे अगर तुम डालोगे dy बाय dx 0,0 तो ये वैल्यू कैसा दिखेगा, 2/0। और m2 कैसा दिखेगा, dy बाय dy 0,0, तो ये 0। तो एक 0 और एक 2/0, मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो देयर, तो एंगल भी, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक कहाँ पे निकालना है, एट बी, बी वाला पॉइंट क्या था, 4,4। तो अब इसमें dy बाय dx कैसा दिखेगा, m1 dy बाय dx, ये तो 2/y था ना, 1/2 तो m1 तुम्हारा ये 4,4 देखोगे तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और m2 कैसा दिखेगा, ये वाले में dy बाय dx एट 4,4, तो ये 2 दिखेगा। तो अगर m1 m2 पता चल गया तो tan थीटा का वैल्यू क्या था, मॉड ऑफ m1। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट हो रहा है तो बोलोगे रे, पुटअप कर देना। तो ये सब तो पुटअप कर सकते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। आरडी का ये सॉल्व एग्जाम्पल है, 3/4 आता है। तो आंसर 3/4 नहीं होगा, थीटा का वैल्यू लिखोगे तो tan इनवर्स 3/4 होगा। हाँ, ये tan इस साइड आ जाता है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सो वो एल्गो लिखना था, तो एल्गो ऐसे हो गया। चलो आगे चलता हूँ, और नीचे बाकी है, ये लिखना है तो लिख लो। चलो आगे। ऐसे
चलूं आगे, हो गया ना? तो बोल लास्ट देना। पार्ट में सर वेट। हाँ बोल देना। अच्छा हो गया। अनिर्बान, so that डन। the curves x equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square equal to 1। सम एक बार लिख लोगे? 20 सेकंड दे रहा हूं। चलो आगे चलो। कट एट राइट एंगल मतलब क्या होगा? दोनों का स्लोप समझ में आ ही रहा है। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि अगर जब मैं इस येलो वाले में स्लोप निकालूंगा, हाँ बोलो, हाँ, और इसमें जो स्लोप निकलेगा और इसमें जो स्लोप निकलेगा एक रिलेशन देगा क्या? M1 M2 Yes, M2 equal to minus. मगर उससे पहले एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक चीज नहीं मालूम है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले यू विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर नंबर 1 है, एक्स वाई इज इक्वल टू के नंबर 2 है। तो अगर मैं फ्रॉम 1 and 2 डाल दूं तो मुझे मालूम है कि 2 से तो एक्स वाई इज इक्वल टू के और x का ये वैल्यू उसमें डाल देता हूँ, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो y इज इक्वल टू के टू द पावर 1/3। तो अगर y के टू द पावर 1/3 है तो 1 से क्या मिल जाएगा? 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये k टू द पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि y का तो वैल्यू तुम्हें पता है। तो इसका मतलब तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिला, x y, ये k का वैल्यू 2/3 x और y का वैल्यू k टू द पावर 1/3। अब स्लोप का खेला खेलते हैं। नाउ क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला? 1/2 y। तो स्लोप m1 क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स एट कौन सा पॉइंट? k टू दी पावर 2/3, k टू दी पावर 1/3 इज नथिंग बट 1/2 y, k टू दी पावर 1/3, जिसका नंबर 1 है। ऑल्सो क्या दिया हुआ है? एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो एक्स वाई इज इक्वल टू के में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट कहाँ पे? k टू दी पावर 2, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही निकला ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अपना। तो ये अगर मैं डालूंगा तो ये माइनस k टू दी पावर 2/3 1/3 और k टू दी पावर 2/3 इज माइनस 1/k टू दी पावर 1/3। तो ये m2 हो गया। ना राइट एंगल का मतलब ऑर्थोगोनल भी होता है। हाँ, कभी कभी वर्ड तुम ऑर्थोगोनल यूज सुनोगे, बात बराबर है। हाँ, तो इसका कंडीशन था m1 m2 का वैल्यू -1। तो अगर m1 m2 करोगे तो क्या मिला तब तुम्हें? 1/2 टू दी पावर k 1/3 इंटू -1/k/3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब इंटू कितना? k टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड में क्यूबिंग कर दो तो क्या मिलेगा? 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ करना था, 3-4 मार्क्स का सम आता है। तुम लोग के इस बार में तो देखो क्या होने वाला है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गॉड नोस, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? बोल दोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बोल दोगे? हाँ ठीक है, चलो चलो। मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एनसीईआरटी ने ये टॉपिक दिया है, मगर मैं क्योंकि ये टेंजेंट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। दैट इज नोन एज रॉल्स थ्योरम। किसी के स्कूल में हुआ है रॉल्स थ्योरम? चलो, रॉल्स थ्योरम, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम इसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में देखोगे, ठीक है। देखो रॉल्स थ्योरम कहता क्या है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है और कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाए कि ए में फंक्शन का वैल्यू और बी में फंक्शन का वैल्यू सेम है, तब तुम उसका जब ग्राफ बनाओगे तो श्योरली कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और जहां पे ये घूम रहा होगा वहां पे जब मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो किसके पैरेलल होगा? और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसलिए मैं इसे डिफरेंशियबिलिटी के साथ नहीं कराता हूं, क्योंकि आज मुझे समझाने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा मुझे ज्यादा। तो रॉल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से देखो, वो ये है, if a function f of x is, मैं R1 देता हूं, मतलब वो रॉल्स थ्योरम का पहला कंडीशन, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है इन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ, क्लोज इंटरवल ए बी। R2 डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अब इसमें कईयों को डाउट होता है, सर ओपन और क्लोज क्यों अलग अलग आया, बताऊंगा। R3 साथ में एंड पॉइंट्स में अगर वैल्यू सेम है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एक ऐसा सी बिलोंग करेगा, ये है सी। हाँ, एक सी, यहाँ पे दो बिलोंग कर रहा है, इस कर्व में दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, मगर एक भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो केवल एक ही होगा। तो एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसे लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। So second point क्या लिखा है? Sir, हाँ बोल। so second point क्या है sir? वो derivable. डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। चलूं आगे? Yes. चलो, तो दो तीन चीज मैं बताना चाहता हूं, ये क्लोज इंटरवल क्यों है।
अगर ये क्लोज इंटरवल नहीं होता और ये अगर ओपन इंटरवल होता तो ठीक है, ये हट जाएगा ये वाला प्रूफ। हाँ, तो इसलिए बस यहाँ पे बस एक बार देखते जाओ। हाँ, अगर ये क्लोज ओपन इंटरवल होता तब मैं ऐसा ग्राफ बना सकता था, देखो ए बी ये दोनों सेम और ये लाइन पॉसिबल रहते, क्योंकि ध्यान से देखो अगर ये ओपन इंटरवल होता तो क्या बोलोगे, क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल ए बी में, ये ग्राफ, हाँ या ना, ओपन इंटरवल ए बी में? Yes, sir. हाँ है, डेरिवेबल भी है, मगर क्या तुम्हें यहाँ पे एक भी पॉइंट दिख रहा है जहां पे ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है? No, sir. नहीं। अब ये ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ए बी में जो तुम ग्राफ बनाओगे वो ऐसा बना सकते हो जहां पे तुम्हारे पास ए में जब तुम टेंजेंट खींचो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये पॉसिबल है, तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो tan थीटा को क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड बोलोगे या नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब dy by dx ए में एग्जिस्ट कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्या बोलोगे? That's all. एफ डैश ए, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम भी नहीं है, रॉल्स जो सी ढूंढ रहा है वो कहां पे ढूंढ रहा है, ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में? ये तो डेफिनेशन रॉल्स ने दिया ना, उसने तो नहीं, ध्यान से देखो सी वो कहां पे ढूंढ रहा है, तो अगर वो ओपन इंटरवल में ढूंढ रहा है तो डेरिवेबल ओपन इंटरवल में ही होने से चलेगा। अगर वो यहाँ पे क्लोज इंटरवल देता तब क्या होता? हाँ, तब यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल होना होता। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. पर यहाँ पे तो इसलिए ये ए और बी में हो सकता है कि तुम्हें वर्टिकल टेंजेंट मिल जाए, कोई पंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें ओपन इंटरवल में ही चाहिए। तो अब एंट्रेंस में इसमें जबरदस्त संबंध है, एंट्रेंस लेवल में रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज में, मतलब एकदम अलग पैटर्न के संबंध हैं। बोर्ड लेवल में है, बोर्ड लेवल में तो कुछ है, ठीक है, बोर्ड लेवल में तो फाइन। तो इसका मतलब समझ में आया ना क्या बोला, कह रहा है कि एक लाइन ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अब तुमसे पूछेगा कि वेरीफाई करो, तरीका क्या हो गया, लिखो वेरीफाई। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ f of x is equal to x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन -3 से लेके 2 तक, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या रॉल्स थ्योरम इसे सेटिस्फाई करता है। तो रॉल्स थ्योरम का पहला कंडीशन क्या था, देखो ना, Continuous. तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, Continuous. इसलिए f of x इज कॉन्टिन्यूअस तो है, इसे प्रूफ नहीं करना है, ये तो है। पॉलिनोमियल हर समय डिफरेंशिएबल होता है, तो R2 भी हो गया, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3 से 2 तक। R3 में क्या देखना था, देखो तो एंड पॉइंट में वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। तो एंड f of -3 क्या हो रहा है, देखो तो f of -3 9 -3 -6 0, और f of 2 क्या हो रहा है 4 + 2 -6, क्या मिला, f of -3 is equal to f of 2। तो अब f dash x क्या हो गया था, देखो twice x + 1, और अगर ये 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिला, क्या -½ -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। Yes, sir. तो बस वही तो प्रूफ करना है क्या। अरे एल्जेब्रिकली ये क्या कह रहा है, एल्जेब्रिकली ये कह रहा है कि अगर R1 R2 सेटिस्फाई करे, साथ में R3 क्या कह रहा है, वैल्यूज एट एंड पॉइंट अगर इक्वल हो तो द रूट ऑफ एटलीस्ट वन रूट ऑफ किसका, f of x या f dash x, f dash x इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड इंटरवल, ये कह रहा है नहीं, बोलो Yes. यही कह रहा है ना क्या, कि तुम्हारे पास f dash c ऐसा 0 मिलेगा कि c कहां पे बिलोंग करे, बोलो a से b में। तो तुमने जब f dash x का रूट निकाला तो क्या निकला, -½ क्या -½ -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, Yes. हाँ कर रहा है। तो हेंस c is equal to -1/2,
which lies between -3 to 2. Hence क्या बोलोगे? RT का मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई, खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलो। रॉल्स थ्योरम क्या वेरीफाई करने देगा? कोई कुछ पॉसिबल क्या बोल रहे हो? सुनने में नहीं आ रहा है। सर रॉल्स थ्योरम क्या वेरीफाई करने देगा? हाँ, मतलब तुम्हें रॉल्स थ्योरम नॉर्मली बोर्ड लेवल में वेरीफाई करने के लिए ही देता है कि वैल्यू निकालो, और वो इसका जो एप्लीकेशन है वो तुम लोग अभी नहीं देखोगे, वो एंट्रेंस में देखोगे। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो, ये लिखना है तो लिख लो, क्योंकि मैं ये एल्जेब्रिक बोलता है, ये एल्जेब्रिक मीनिंग। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है? ये एल्जेब्रिक मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलता है कि तुम एक ऐसा सी निकाल पाओगे जहां पे जब टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? X-axis. टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. वेरीफाई आरटी मतलब रॉल्स थ्योरम। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos ट्वाइस एक्स है और एक्स का वैल्यू -π/4 से π/4 तक है। सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos ट्वाइस एक्स है। एफ ऑफ -π/4 क्या, सॉरी cos ट्वाइस एक्स, पहले R1 क्या कॉन्टिन्यूस होगा? Yes, sir. -π/4 से π/4 तक cos तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन -π/4 से π/4। क्या एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा? Yes, sir. हाँ, cos है तो क्या चिंता है? वैल्यूज चेक आउट करो एन पॉइंट्स में। -π/4 में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos ट्वाइस एक्स है, तो cos ऑफ -π/2 0। एफ ऑफ π/4 भी क्या है बोलो? 0। 0. नाउ अब एफ डैश एक्स का रूट निकालो, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालो 2 × -sin ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन तो बहुत जगह 0 होता है, मगर -π/4 से π/4 में एक वैल्यू मिल रहा है क्या? 0। तो हेंस अगर मैं c का वैल्यू 0 लूं तो वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बोलो? -π/4 से π/4 में। तो हेंस क्या बोलोगे? फंक्शन इज हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलोगे। तुम लोगों में से कई लोग टीबीएस सबमिट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा गलत बात है, पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा गलत बात है। टीबीएस सबमिट करोगे, मुझे लग रहा है कि अब जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? टीबीएस सबमिट करोगे, उससे ये फायदा होगा कि क्लास तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं ये तुम्हें पता चलेगा। कई लोग सबमिट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर कई लोग सबमिट नहीं कर रहे हो। तुम बोलोगे सर टाइम नहीं मिलता है,
तो फिर पढ़ के क्या फायदा है? मुझे नहीं मालूम है। टाइम निकालना तो तुम्हारा काम है ना रे। हर दिन 3-3 4-4 सम करो ना, जितना भी कर पाते हो सबमिट तो करो टीबीएस। अपना एक हैबिट बना लो कि तुम्हें टीबीएस करना है। आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो। If Ross theorem holds for f of x is equal to x cube plus ax square plus bx in 1 से लेके 2 at the point x is equal to 4/3, then find a and b. Solution. अगर रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर f of x is equal to इतना, पहले सम का मतलब समझो और मुझे कोई बोलो कि क्या क्या दिया हुआ है, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब ये सब मुझे करने का मन नहीं है, मुझे ये टीबीएस में दूंगा, बस मुझे बोलो क्या क्या दिया हुआ है। Continuous, differentiable. तो हाँ, तो कॉन्टिन्यूस से तो ए भी नहीं निकलने वाला है, डिफरेंशियल से नहीं निकलने वाला है। इसे कैसे यूज करोगे? ये इस वाले को So f of 1 equal to f of f(2). तो 2. एक तो ये R3 से, एक तो R3 यूज करोगे नहीं क्या कि f of Yes, 1 sir. इक्वल टू f of 2 होगा, तो उससे ए भी। और एक कंडीशन कहाँ से आएगा? कुछ और दिया हुआ है? सर To पॉइंट C. और 4/3 को 0। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में क्या होगा? ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे क्या होगा? ये Tangent. f of x का रूट होगा या f dash x का रूट होगा? f dash F dash x का. तो हेंस ये भी दिया हुआ है कि f dash 4/3 0 होगा। तो पुट अप करके देख लेना, ये मैं आज टीबीएस में दे दूंगा, ठीक है? वो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है? टीबीएस में मैं डाल दूंगा, ए भी निकाल के देख लेना। ट्वेंटी सेकंड दे दो, आगे निकलूं? Yes, sir. वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। नंबर 1, f of x का वैल्यू मॉड x है, x का वैल्यू -2 से 2 तक है। क्या मॉड x कॉन्टिन्यूस होता है -2 से 2 तक? क्या बोलते हो? मॉड x का ग्राफ ऐसा है, क्या बोलते हो? हाँ, यस सर। f of x इज कॉन्टिन्यूस। क्या डिफरेंशिएबल है -2 से 2 तक? क्या बोलते हो? ध्यान से देखो सम को, ध्यान से देखो सम को, हो रहा है क्या? कहीं पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? जीरो पे नहीं बट है। f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मगर 0 तो -2 से 2 तक बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या? रॉल्स थ्योरम अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड और कैन नॉट बी अप्लाइड? Cannot be applied. कैन नॉट बी अप्लाइड। तो इस चीज को जरा ध्यान दोगे। हाँ, रॉल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। सेकंड, सपोज मैंने f of x का वैल्यू तुम्हें दे दिया 2 + x - 1 2/3 और x का वैल्यू मैंने दिया 0 से लेके 2 तक। कॉन्टिन्यूअस है मगर डिफरेंशिएबल डायरेक्टली। अब इसका ग्राफ तो नहीं बनाओगे, मगर f dash x करके देखो क्या मिल रहा है। ये 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2/3 और -1/3 होने के कारण x माइनस क्या, ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? देख के बोल सकते हो। X equal to 1. तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है x इक्वल टू 1, क्या 1 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है? Yes. Yes. तो मुझे क्या बोलोगे? R2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं R2 का तो था हर समय डिफरेंशिएबल, हेंस क्या बोलोगे? रॉल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है? तो कभी कभी ऐसे भी सम्स आएंगे जहां पे अप्लाइड नहीं हो सकता, तुम्हें ध्यान से देखना होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। कहीं डाउट है तो पूछो।
सॉरी, कुछ मैसेज भेजा था किसी। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूं। और एक थ्योरम है, उसे कहते हैं लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये क्या है? टीवीएस सबमिट करोगे, सबको कह रहा हूं, अगर तुम्हें 2 पॉइंट दिया है ए कॉमा एफ ऑफ ए और बी कॉमा एफ ऑफ बी, तो क्या तुम इस क्वाड का स्लोप निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम लोग स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकते हो क्वाड? हाँ, कैसे? y2 माइनस y1 बाय, X2 minus X1. तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो मेरा कहना है कि हर समय तुम्हें एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, जहां पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, ये दोनों जो कॉर्ड और ये जो टेंजेंट है, ये क्या है? Parallel. तो या इसका स्लोप क्या होगा? तब अगर ये पॉइंट मैं सी कॉमा एफ ऑफ सी ले लेता हूं, तब तो इसका स्लोप में ले ले एफ डैश सी होगा। तो इसका मतलब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों को एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा? Equal. क्योंकि दो आर पैरेलल, दे आर इक्वल देन। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हारा कहता है कि इफ अ फंक्शन f of x is number 1 continuous on, ये continuous है on closed interval ab, फिर से यहीं पे closed interval है। नंबर 2 differentiable on open interval ab, then there exists c belongs to open interval ab such that f of b minus f of a by b minus a is equal to f dash c. That is, chord AB is parallel to tangent at x is equal to c. किसी को लिखना है लिख लो, फिर आगे चलूंगा, कहीं डाउट है तो बोलो। ये रॉल्स थ्योरम का बड़ा भाई है, क्योंकि इसमें अगर एक कंडीशन लगा दोगे एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, अगर जैसे तुम वो कंडीशन लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब एफ डैश सी का वैल्यू जीरो। तो रॉल्स थ्योरम इसी के अंदर छुपा हुआ है। आगे चलूं? Absolutely.
हाँ सर हो गया। इसे वेरीफाई से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT कहते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, 2 से लेके 5 के बीच में। तो L1 क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ या ना? Yes. ठीक, अंग्रेजी में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, पॉलिनोमियल है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? Yes sir. ठीक है, तो अब एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या निकला? 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 1। तो एफ ऑफ 5 51 निकल गया। एफ ऑफ 2 क्या निकला? 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1, 3 निकल गया। तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 बाय 5 माइनस 2 क्या निकला? 51 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 16। नाउ एफ डैश एक्स क्या निकला? 3 टू जा 6x माइनस 5। तो अगर मैं एफ डैश सी का वैल्यू लेता हूं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या मिला? 6c माइनस 5 इज इक्वल टू 16। तो c इज इक्वल टू क्या मिला? 16 प्लस 5 21/6। मतलब क्या 7/2 2 से 5 के बीच में लाई करता है? हाँ, 3.5 है। तो वो कहां से तक ला? 2 से 5। तो ठीक है, यही तो कह रहा है कि एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट और कॉट का स्लोप सेम होगा। तो सही है, तो हेंस LMVT वेरीफाइड। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? थोड़ा सा हो गया। चलो, एक चीज टेंजेंट नॉर्मल में भूल गए, पैरामेट्रिक फॉर्म होने से कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे? सपोज तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे, छोटा सा चीज है, करवाना भूल गया था मैं। टू द कर्व, अब कर्व कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रह सकता है, जैसे a cos थीटा, y का वैल्यू देगा b sin थीटा, और एक्स वाई का वैल्यू नहीं देके थीटा का वैल्यू देगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, एकदम ठीक है, 2 मिनट का समय। तो अब थीटा जब देता है तो इसके करस्पॉन्डिंग तो तुम्हारा एक पॉइंट निकलेगा ना। पहले सम देखो क्या बोल रहा है। टेंजेंट का इक्वेशन तुम्हें निकालना है, मगर जब थीटा π/4 है तो तुम्हें यहाँ पे 2 चीज चाहिए, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट भी निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे बस पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है। एट थीटा इज इक्वल टू π/4, पॉइंट तो निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कैसा दिखेगा? a cos π/4, और y का वैल्यू दिखेगा b sin π/4। तो मतलब a/√2 और b/√2। तो इसका मतलब तुम्हें वो पॉइंट मिल गया जहां पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है, a/√2 b/√2। पॉइंट निकल गया। अब सेकंड वाले में स्लोप निकाल लो।
तो अगर x का वैल्यू a cos थीटा दिया है, y का वैल्यू b sin थीटा दिया है, तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? माइनस a sin थीटा। dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा? b cos थीटा। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा माइनस cot थीटा। अब कहाँ पे निकालना है? कोई पॉइंट दिया होगा ना जहां पे निकालना है। हाँ, थीटा का वैल्यू क्या है? पाई बाय 4। वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना, ये रहा थीटा पाई बाय 4। तो अगर वैल्यू डालोगे तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तुम्हारे पास -1 है, पॉइंट तुम्हें मिल गया a बाय √2 b बाय √2। तो क्या बोलते हो, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल पाओगे तुम? y माइनस b बाय √2 इज इक्वल टू -1 x माइनस a बाय √2। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चले। तो पैरामेट्रिक देने से ये करना होगा, ठीक है? वहाँ -b/a ओ सॉरी, इनटू -b बाय, थैंक्स रे। तो ये +b बाय हो जाएगा, वो तो माइनस नहीं b बाय, तो ये b बाय हो जाएगा, तो ये -b बाय हो जाएगा। ठीक है, मैं करेक्शन कर देता हूँ अच्छे से। तो जब डिवाइड करोगे तो cot थीटा के साथ ये b बाय आएगा, तो मतलब ये -b बाय मतलब -b बाय हो जाएगा, तो ये -b बाय हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख लिया। थोड़ा सा आसान हो गया। तो नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोर्ड लेवल में 5 मार्क्स का एक सम यहाँ से आता ही है, मतलब 6 इस साल तो 5 मार्क्स का आएगा। और तुम लोग का तो ऑब्जेक्टिव है, कहना मुश्किल है क्या होने वाला है, मगर स्कूल का भी जो एग्जाम होगा वहां पे भी। तो चलो ये नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, आज यहीं पे छोड़ता हूँ। चलो टीवीएस सबमिट करोगे? हाँ बोल। सर आपको टीवीएस का लास्ट क्लास में डाउट भेजा था, आपने पेन एंड पेपर में बोला था, तो अभी देख लेता हूँ, नाम बोल। सर सोहम। सोहम, तो अभी देख ही लेता हूँ। तो मतलब जब भी आप फ्री हैं तब आप भेज सकते हैं। नहीं, मैं फ्री हूँ अब मैं, मगर क्या रहता है कि मैं सर मेरा भी एक लाइव में ही बता देता हूँ। रुक जाओ, लाइव में ही बता देता हूँ। हाँ रुक जाओ, रुको ना, जिनको निकलना है निकल जाओ। हाँ तो तुम लोग मुझे बोलते जाओ। पहला आवाज था सोहम का, था नहीं क्या? फोन नंबर बोल दो, कौन से नंबर से दिया था? सर 7002107295। रुक जा, 7 0021 21 07295। ठीक है। ये वाला ना? हाँ सर।
consider f of x is equal to x square minus 2. G of x is equal to minimum of 8 now. Column 1 contains some equation obtained by using f of n and gxs whose number of solution is to be found. तो इसका number of solution find करना है. Column 2 contains some values 2, 3, 4. Contains some functions obtained using f whose list value is to be found. यहाँ पे जिसका list value find करना है. चलो शुरू कर रहा हूं. तो एक एक करके देखना होगा. जैसे f ऑफ x का ग्राफ क्या था? f ऑफ x तेरे पास है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सम है x स्क्वायर माइनस 2. तो ये ग्राफ ऐसा होगा नहीं क्या? यस सर। माइनस रूट 2 प्लस रूट 2. तो मॉड f ऑफ x कैसा दिखेगा? जैसे अब तो ये सबसे आसान है निकालना. तो ये देखना होगा कौन सा आसान है. तो ये निकालना सबसे आसान है मॉड f ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि मैं जानता हूं कि मॉड f ऑफ x तभी 0 होता है जब f ऑफ x 0 होता है, और f ऑफ x 0 तभी होगा जब x का वैल्यू क्या होगा. तो ये 2 हो गया नहीं क्या? यस सर। तो इसका मतलब है सेकेंड जो गया वो 1 में जाएगा. तो सेकेंड तो 1 में चला गया है. ठीक है, अब 1 s के साथ है, तो अब s वाला भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे हर एक चीज में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. पहले ये देखना है क्या ये मोर देन 1 चॉइस है या सिंगल चॉइस है. ठीक है, और फिर अब इंडिविजुअली अब g ऑफ x प्लस 6. ठीक है, तो g ऑफ x कैसा ग्राफ है? g ऑफ x तुम्हारा ग्राफ है. ठीक है, मैं तो मोबाइल से देख रहा हूँ. ठीक है, जो व्हाट्सएप में जो तुमने भेजा है वहां से बता रहा हूँ, वरना ऊपर बार बार जाना पड़ेगा. g ऑफ x है मिनिमम ऑफ क्या? मॉड x और क्या 1 माइनस मॉड x नहीं क्या? यस तो मॉड x का ग्राफ क्या था? ये ग्राफ था. और 1 माइनस मॉड x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स उल्टा हो जाएगा, माइनस और फिर ऊपर चला जाएगा. कहीं डाउट है तो बोलोगे रे. ये हाँ। मॉड x था तो माइनस मॉड x ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा. तो मिनिमम का मतलब है मुझे नीचे वाला चाहिए, तो ये ग्राफ होगा नहीं क्या? यस सर। ये इंटरसेक्ट कब करेगा? जब x का वैल्यू 1 माइनस x, मतलब जब x का वैल्यू हाफ है. तो x अगर हाफ है तो y भी हाफ है. इज इट ओके? यस s तुम्हारे पास था g ऑफ x प्लस 6. तो g ऑफ x प्लस 6 जब करोगे तो क्या होगा? ये कितना यूनिट ऊपर चला जाएगा? g ऑफ x प्लस 6 करोगे तो जो ये ओरिजिन है वो 6 यूनिट ऊपर चला जाएगा. तो जो हाफ है वो 6 प्लस हाफ हो जाएगा, मतलब 13/2 हो जाएगा. और तब उसका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये. मगर x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से लेके 1 तक, तो ये वाला पॉइंट 1 है. तो ये वाला पॉइंट 1 है. तो 1 में तुम जानते हो कि इसका वैल्यू 0 है. तो 0 ही तो कहाँ पे गया? 0.6 यूनिट गया है ना. तो ये जो लाइन है ये तुम्हारे लिए 1 हो गया और ये -1 हो गया. ठीक है, यस सर। तो अब इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देख. इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में -1 से 1 तक है. क्वेश्चन में -1 से 1 तक है. ये बोल्ड वाले का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका रेंज कहां से कहां तक है? -1। नहीं 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 ना, ये तो डोमेन हो गया. मैं रेंज पूछ रहा हूँ. 16 से लेके 13/2. तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 6। ये 6. तो हेंस तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि s कहाँ पे जा रहा है? s 3 में जा रहा है, मगर यहाँ पे s किस में जा रहा है? तो ये गलत हो गया. ठीक है, यस सर। तो वैसे ही तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना होगा. ओके सर। ठीक है, तो ये तीनों का सम तो तीनों सम ही तो यही है ना. हाँ सर। तीनों सम यही है. तो बाकी सब ग्राफ को बना पाएगा. मॉड हाँ जी जी। ऑफ एक्स, अब मॉड जी ऑफ एक्स बनाने बोलेगा तो क्या होगा? मॉड जी ऑफ एक्स. तो ये तेरे पास जी ऑफ एक्स था, तो मॉड इसका कैसा दिखेगा? ऊपर वाला रह जाएगा. फिर ये एक बार ट्राई करके देखना, फिर 1/4 डालोगे तो ये वाला लाइन है. तो कितने बट है? 1 2 3 4 5 6 करके देख इसलिए. हाँ ठीक है, यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख. ठीक है, चलो.
ये कहाँ का सम है? सर ये फंक्शंस का जेई एडवांस वाला टेस्ट का है। वो मैंने जो टेस्ट दिया था, यस सर। मुझे याद ही नहीं है। मैं टेस्ट का एक छोटा सा वीडियो अगर अपलोड कर दूं तो बेटर होगा ना, सॉल्व करके। ठीक है, देखता हूँ, चलो मुझे भी फील होता है। और कौन डाउट बोलते जाओ, नाम बोलते जाओ। हाँ चल खत्म करते हैं जल्दी। हाँ Sir, कौन है? और नाम बोलो। आहन, आहन फोन नंबर बोलना, क्योंकि 2-3 नंबर पापा उनका भी नंबर रहता है ना, इसलिए नंबर फोन नंबर बोलना। 6300. 6300 आ गया। हाँ आहन, वो केवीपी वाला ना, Yes, sir. आज का सम था, आज का मतलब करवाऊंगा, रॉल्स थ्योरम का सम है वो। हाँ Sir, first one. फर्स्ट वाला रॉल्स थ्योरम का सम है। हाँ और दूसरा वाला तो अपने आप हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास मुझे करवाने देना, खुद कर पाएगा, एकदम आसान सम है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम मिनिमम कराऊंगा, इसलिए कुछ कोई और है? सर निशित। निश्चित तूने तो अभी भेजा है मेरे ख्याल में। हाँ सर। कौन सा बोल? 7 आज का डिफरेंस। टीबीएस का ना? हाँ सर। ये मैंने आज किसी को भेजा ही है, इसीलिए। ये वाला ना, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है। सर नहीं नहीं, ये सर वो जी ऑफ एन था ना, एक वो वाला। ओ वो वाला, ठीक है। हाँ सर। ये वाला हाँ सर। मेथड ऑफ डिफरेंस तक निकला था या नहीं? जी ऑफ एक्स प्लस, हाँ सर उधर ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोई पंगा नहीं है। हाँ जी ऑफ एक्स प्लस 1, चलो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? ln gx। ln ऑफ जी एक्स। मैं जान रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने सम में गड़बड़ कर दिया, वो एफ होना चाहिए था। जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि एफ का तो कोई रिलेशन ही नहीं निकला यहाँ पे। हाँ वो एफ है, मैं समझ में आ रहा है। एक सम ढूंढ के दिया, वो भी गलत हो गया। ये सम सर इस वाले में मेरा भी प्रॉब्लम था। नहीं, इस सम गड़बड़ कर दिया यार। मतलब ये एक सम जेई एडवांस में एक बार आया हुआ है, तो ये एग्जैक्टली उसे छोड़ के ये ढूंढा था उस दिन बड़े मुश्किल से, मगर देखो ज्यादा ढूंढने से भी बर्बाद हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है गड़बड़ है। रुक जा, मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, देख लेता हूँ एक बार। जस्ट वेट। अगर क्वेश्चन वहीं पे गड़बड़ है तब तो मुझे लग रहा है दोनों में कोई एक एफ होगा। कौन सा एफ होगा ये देखना पड़ेगा हमें। इसे करेक्ट करके भेजता हूँ। नहीं इनकरेक्ट ही है मेरे यहाँ पे। देयर इज अ करेक्शन। हाँ आइदर ये एफ होगा या ये, दोनों में से कोई एक एफ है, समझ में आया ना? पर कहना मुश्किल है अभी कौन सा एफ है, इसलिए ये वाला ही एफ होगा। चलो देख लेता हूँ। ठीक है चलो। सर हाँ बोल। सर आपने फरवरी में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया था ना जेईई मेंस का, इस बार हाँ दूंगा, भेज रहा हूँ मैं। आज निकल गया है, मगर मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। इस बार का क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से 18-20 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। हाँ आज तो एक सेशन था ना आज? हाँ आज भी एक सेशन था, मैं भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आज रात को 12 बजे तक मिल जाएगा तुझे। हाँ ठीक है चल।